नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैथ्स इंग्लिश पॉइंट में टेस्ट 19th कंप्लीट हो चुके हैं और देखिए एक माइलस्टोन है कि लगातार टेस्ट सीरीज में आप 20th नंबर टेस्ट आ चुका है। और अभी जो 3 टेस्ट हुए हैं, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब और तीसरा इडियम्स, ये वोकैब के सेक्शन को कवर करता है। और वोकैबलरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है आजकल के समय में, जैसे आप सीडीएस की, एनडीए की या कोई भी बैंक की तैयारी करते हैं तो उनमें ज़्यादातर पोर्शन है वो वोकैब का आता है। तो ध्यान दीजिएगा, वोकैबलरी को आप छोड़ नहीं सकते हो। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं नहीं वोकैब तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, वो आपके सिलेक्शन को तय करते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो उनको तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं इडियम्स को। अपना जो सीरीज है वो है मिशन विजय भव। तो आप सभी विजय हो, ये सुनिश्चित करना मेरा मिशन है और आप सेलेक्ट हो, ये आपका मिशन होना चाहिए। और जैसे ही आपका सिलेक्शन तय हो जाता है मेरे लिए, अगर मान लीजिए मैं किन्हीं 2 विद्यार्थियों को भी, मैंने मिनिमम लिया है, एक भी ले सकता हूँ, कोई एक विद्यार्थी भी इस टेस्ट सीरीज से 2-3 प्रश्न को सही करते हुए सेलेक्ट हो जाता है, 2-3 का मैंने मिनिमम फिर से लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वैसे तो इससे, लेकिन फिर भी उसके अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हो रहे थे लेकिन इस टेस्ट सीरीज से सही हो रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन तय हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो अपनी मुहिम एकदम से सही चल रही है और यही दिशा होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इडियम्स की सीरीज को। और पहला जो आपका इडियम स्क्रीन पे है वो है वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ये आपका इडियम है। पहले तो ढूंढना पड़ेगा ना कौन सा होता है, तो बताओ क्या होगा। रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट, अपनी रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट करना। मेकिंग हम सी रीजन, कि उसको रीजन दिखाना। बीटिंग अबाउट द बुश, घुमा फिरा की बात को कहना। या वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, कि अपने समय को बर्बाद करना ऐसे निरर्थक प्रयत्नों में जो प्रयत्न सफल नहीं हो सकते। तो बताइए क्या होगा कि हमने अपील की है उससे, लेकिन वही बात है कि जिस प्रकार से हम किसी मरे हुए घोड़े को चाबुक मार के दौड़ा नहीं सकते, उसी प्रकार से हमारी जो प्रयास है वो सफल नहीं हुआ। तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर क्या होगा। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने इसमें डी उत्तर किया उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है, फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना, चाबुक मारना। और जैसे घोड़ा जिंदा होता है, चाबुक मारते हैं तो वो दौड़ता है, लेकिन मर जाता है तो उसको फिर आप, उससे आप मतलब क्या हो गया कि आप वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को, क्योंकि वो यूजलेस एफर्ट है। उसको मारने से, कोड़े मार लो, उसको गोली से मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उठने वाला तो है नहीं। वैसे ही है कि हमने अपील कर दी उसे बार बार, लेकिन ये तो वही बात हो गई जैसे मरे हुए घोड़े पर चाबुक मारना, यानी उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। इसका एक मीनिंग तो ये है, 2 मीनिंग निकलते हैं। दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि भाई आप मरे हुए घोड़े पर चाबुक मार रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है समटाइम्स, बहुत ही रेयर बट होता है समटाइम्स, कि आप प्रयास कर रहे हो और उन चीज़ों से सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो जो चीज़ें अभी आउट ऑफ डेट है, सही नहीं है, रिवाइव कर रहे हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका है दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स, पहले तो आपको ढूंढना है ना इडियमेटिक। रेयरली, डिसइंटरेस्टेडली, इरेगुलरली, रेगुलरली। तो आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट कैसे याद करना है मैं बताता हूं, मैंने इसको कैसे याद किया। फिट का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को मिर्गी का दौरा आता है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं फिट। और स्टार्ट का मतलब होता है कि वो वापस सही हो जाता है। तो मिर्गी का दौरा क्या होता है कि अचानक से तो आता है, ठीक है ना, और फिर स्टार्ट का मतलब स्टार्ट हो जाता है अचानक से और फिर वापस सही भी हो जाता है, फिर वापस स्टार्ट हो जाता है अचानक से, फिर सही हो जाता है। मतलब डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि मिर्गी का दौरा कब आएगा और कब सही होगा। तो ये वो स्थिति थी। फिट एंड स्टार्ट का मतलब हो गया कि कभी भी कोई चीज़ हो जाती है फिर वापस सही, कभी वापस गलत, कभी सही कभी गलत। यानी ये चीज़ें क्या होती है, अचानक से होती है, इर्रेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती। इसलिए फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या मानते हैं हम, इरेगुलर। तो आप इस तरह से याद करें कि फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इरेगुलर। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
द एफर्ट ऑफ ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूस चेस। जो एफर्ट किया था ट्रेस करने का, ढूंढने का कि भाई कल्प्रिट है वो कहाँ है, तो वो तो ऐसा था जैसे कि वाइल्ड गूस चेस। गूस बतख जैसे होता है, तेज होता है, बहुत फुर्तीला, और उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। और वो वाइल्ड मतलब जंगल में वाइल्ड गूस को ढूंढना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना। तो वाइल्ड गूस चेस जीतना है तो फ्रूटफुल हंटिंग, फर्टाइल सर्च, आइडियल सीकिंग, जेन्युइन एफर्ट। तो जल्दी से बताइए वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है। मैंने अभी बता दिया था कि वाइल्ड गूस चेस क्या होता है कि ऐसे गूस को चेस करना जो वाइल्ड है, ये ऐसा प्रयास होता है जो निरर्थक होता है, क्योंकि उसको आप चेस कर ही नहीं सकते, उसको आप ढूंढ ही नहीं सकते। तो वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है निरर्थक प्रयास, और इसके लिए आता है फ्यूटाइल सर्च, ऐसा सर्च जो निरर्थक रहेगा, आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो जिन्होंने इसमें बी उत्तर किया उनका सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। द लग्जरी कार दैट दे बोट टर्न्ड आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट। ओके, जो लग्जरी कार वो लेकर आए हैं वो अंततः उनको कैसे लगने लगी या क्या निकली वो अंत में जाके, वो तो व्हाइट एलिफेंट निकली। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है आपको बताना है। रेयर आर्टिकल, एक ऐसा आर्टिकल जो रेयर हो, यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन इससे अच्छा हो, कॉस्टली ट्रबलसम पोजीशन, ऐसी पोजीशन, ऐसी चीजें जो आपके पास है जो ट्रबलसम है और कॉस्टली है, या प्राउड पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन आपके पास ऐसी चीज का स्वामित्व है जिस पर आप प्राउड कर सकते हो। तो बताओ व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा। देखिए व्हाइट एलिफेंट जो होते हैं तो चाहे जनरली उनका कलर होता है वो ग्रे होता है, ठीक है ना। व्हाइट एलिफेंट होते हैं वो दिखने में क्या लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन यूजफुल नहीं होते, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने क्या की, एक लग्जरी कार तो ले ली, दिखने में कैसी थी, सुंदर थी, लेकिन जैसे उनको चलाना और शुरू किया तो वो एकदम से कोई काम ही नहीं आ रही थी। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दिखने में तो सुंदर हो लेकिन यूजफुल नहीं हो, उसे बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। तो ये हो जाएगा कॉस्टली, महंगी तो होती है, क्योंकि व्हाइट एलिफेंट अगर मान लीजिए आप लेकर आओगे, कहीं से खरीद के लेकर आओगे किसी दूसरे देश से अपने देश में, वो बहुत ही कॉस्टली होगा, लेकिन उसको अगर आप अपने पास में रखते हो तो उस पर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब एक तो हो गया कि कॉस्टली आइटम, दूसरा उसको आप अपने पास में रखते हो ना तो उस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर बहुत परेशानियां भी आती है। तो यूजलेस चीज़ जो होती है जिस पर आपके बहुत पैसे खर्च होते हैं और काम कुछ नहीं आती, उसके लिए आता है व्हाइट एलिफेंट, ठीक है ना। काम क्या करेगा व्हाइट एलिफेंट, आप देख सकते हो उसको, बाकी काम तो कुछ करेगा नहीं, उसको खिलाने का पिलाने का उस पर खर्चा ज़्यादा होगा। तो ऐसी चीज़ जो बहुत कॉस्टली है, जिसको रखना बड़ा ही मुश्किल है और जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसके लिए आता है व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट आंसर हो गया था क्या, यस। नेक्स्ट है इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क यू विल डेफिनेटली प्रोस्पर। आगे का आपके फ्रेज है या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है फेयर एंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्टिव, ऑनेस्ट, बिजनेस लाइक, अथॉरिटेटिव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो मोस्ट सूटेबल है फेयर एंड स्क्वायर के लिए। ये ढूंढना भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूछा क्या है। फेयर का मतलब होता है सही, स्क्वायर का मतलब है आपने जहां से शुरू किया वहीं से आना, ऐसे नहीं है गोलमोल चल रहे हो, ठीक है ना। फेयर एंड स्क्वायर इसे बोलते हैं, यानी जैसे हो वैसे होना। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए आता है फेयर एंड स्क्वायर। आपको भी अपनी स्टडी को लेकर ऑनेस्ट होना चाहिए, तब सक्सेस मिलेगी। तो फेयर एंड स्क्वायर, अगर आप अपने काम में फेयर एंड स्क्वायर हो, ऑनेस्ट हो, तो आपको डेफिनेटली प्रॉस्पर बनोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, he was progressing by leaps and bounds because of his hard work। लीप्स का मतलब होता है जंप और लीप्स का मतलब होता है बहुत ऊंचा उछलता है ना कोई, उसे बोलते हैं लीप। और बाउंड का मतलब होता है जिसको रोका नहीं जा सकता। भाई एक तो कोई बाउंड्री लगी होती है, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है उछलें और बाउंड्री की बाउंड्री पार कर दें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उछलते हैं तो वो अपने दायरे में ही रहते हैं, लेकिन इतना उछलें कि बाउंड्री पार हो जाए, उसके लिए क्या होगा, रैपिडली, स्लोली, पीसफुली, स्ट्रांगली। यानी कि हमें प्रोग्रेस, ही वॉज प्रोग्रेसिंग, वो इसकी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा थी उस सेंस में। लीप्स का मतलब उतना तेज उछल रहा है वो ऊंचा,
और इतना दूर जा रहा है, बाउंस मतलब बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, तो मतलब एक बार में बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, बहुत तेजी से कोई प्रोग्रेस करता है ना, दिन दुगनी रात चौगनी, उसके लिए आता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। याद रखने, बहुत ही बढ़िया और आने वाला ईडीएम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए आपकी स्क्रीन पे। Our founder had done a Herculean task by the constructing the great educational institution, a work of no worth, an effortless job, a work requiring very great effort, a work requiring a very great intelligence। देखिए हरक्यूलियन टास्क इसके अंदर है, आपका इडियम बताना है आपको। हरक्यूलियन, हरक्यूलिस से बना है। हरक्यूलिस कौन था? हरक्यूलिस वॉज अ डेमी गॉड, मतलब उसकी मदर थी ह्यूमन और उसके फादर थे गॉड, उन दोनों की संतान हो गई डेमी गॉड, मतलब आधा ह्यूमन आधा गॉड था वो। तो उसको 7 टास्क दी थी जीवन, जैसे आपने मूवी देखी होगी हातिम ताई, उसमें इसको 7 टास्क देते हैं, और टास्क भी बहुत डिफिकल्ट थी। कैसी कैसी टास्क थी कि आपको जाना है और 3 मुंह वाले शेर से लड़ना है ना, सोचो ये कहानी है वैसे तो 3 मुंह वाले शेर से लड़ना है आपको, एक इतना बड़ा राक्षस है उसको आपको माराना है, ऐसे 7 टास्क दी गई थी। और 7 टास्क क्या थी? इजी थी क्या? एक मुंह वाले शेर से सीधे हाथों से लड़ना मुश्किल होता है, 3 मुंह वाले शेरों से उसको लड़ना, मतलब इतनी भयंकर डिफिकल्ट टास्क। तो हरक्यूलियन टास्क क्या होती है? ऐसी टास्क जो बहुत डिफिकल्ट है और जिसको करने के लिए बहुत पावर और पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है कि हमारे फाउंडर ने एक हरक्यूलियन टास्क की है, मतलब इतने डिफिकल्ट टास्क जिसको करने में बहुत ही ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, कि उन्होंने एक ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम बनाया। उसके लिए आएगा ये वाला, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, एक ऐसा वर्क जिसमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, है ना। हरक्यूलिस को एफर्ट चाहिए था, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी टास्क थी, 3 मुंह वाले शेर से लड़ना, फिर इतनी बड़ी डायन से या ड्रैगन था उससे लड़ना, अलग अलग 7 ऐसे टास्क थी कि समुद्र के बीच में जाते हुए 2 राक्षस थे उनको हराना। ये बड़ी शानदार कहानी है, आप देखिएगा कभी आपको समय मिले तो। हरक्यूलियन टास्क उससे लिया गया है, यानी कि वेरी डिफिकल्ट टास्क और ऐसी टास्क जिसमें परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कह रहा है देखिए आपकी स्क्रीन पे है। द रोबर मर्डर्ड द वुमन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द जूल्स। ज्वेल नहीं होता, जूल्स होता है ये, ठीक है ना। कि रोबर था, उसने वुमन को मार दिया, किस वे में? कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ गोल्ड जूल्स, यानी कि सिर्फ ज्वेलरी के लिए उसने उस औरत को कोल्ड ब्लड मारा। कोल्ड ब्लड का मतलब अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, एक ऐसा मर्डर जिसमें फीलिंग अटैच नहीं हो। अ मर्डर डन इन ए रिवेंज, एक ऐसा मर्डर जिसमें बदला लिया गया हो। मर्डर डन इन ग्रेट एंगर, गुस्से में किया गया मर्डर। या अ मर्डर डन इन माई, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो चलो डिलीट हो गया। तो बताइए क्या होगा? कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि रक्त है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। रक्त किसी व्यक्ति का, जैसे गर्म रक्त होता है ना, वो जोश का, एंगर का, इन सब का मतलब होता है। लेकिन किसी में रक्त ठंडा पड़ जाता है तो मृत्यु का संकेत है। इसका मतलब ये हो गया, कोई व्यक्ति वो जिसमें ठंडा खून है, इसका मतलब वो मृत के समान है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, वो मर्सीलेस है, निर्दयी है। तो किसी व्यक्ति ने, जो रोबर था वो क्या था? निर्दयी था, और निर्दयता से उसने क्या किया? उस औरत का मर्डर कर दिया था सिर्फ ज्वेलरी के लिए। तो कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि ऐसा मर्डर जिसमें कोई फीलिंग नहीं होती, मतलब उसको कोई दया नहीं आई, बड़ी निर्दयता से उसने क्या कर दिया? उसका मर्डर कर दिया था। अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए। जिन विद्यार्थियों ने ए किया है कांग्रेचुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, लेकिन फिर भी, वाई डोंट यू पुट एन एंड ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट, तुम अपने भोंपू को बजाना बंद क्यों नहीं करते? प्लेइंग योर ऑन ट्रम्पेट प्रोड्यूस म्यूजिक, आप अपने ट्रम्पेट को बजाते हो, ट्रम्पेट वो बाजा होता है उसको बजाते हो तो म्यूजिक के लिए। मेकिंग टू मच नॉइज, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो। प्रेजिंग योर ऑन एबिलिटी एंड अचीवमेंट, अपने आप की एबिलिटी को और अचीवमेंट को बखान कर रहे हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वाला। या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं होगा। अपना बाजा खुद बजाने का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कहने का मतलब अपनी तारीफों का पुल बांधना। तो इससे संबंधित हो गया कि तुम क्यों अपने तारीफों को बंद क्यों नहीं करते?
अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हो भैया? तो इसका मतलब ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब प्रेजिंग योर ऑन एबिलिटी, आप अपनी ही एबिलिटी, अपने गुणों का, अपनी अचीवमेंट का बखान कर रहे हो अपने मुंह से, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आई न्यू ही हैड एन एज टू, एज नहीं है ये एक्स है, ठीक है, ध्यान दीजिए, X to grind and turn down his offer to help. A blunt X, a sharp tongue, a private interest to serve, a tendency to fight. मुझे पता है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी पर धार दी है और हमारी मदद करने से मना कर दिया। तो क्या होगा? अपनी कुल्हाड़ी पे धार करने का मतलब क्या होगा? देखो, ग्राइंड का मतलब होता है धार करना, और ये एज नहीं है, ये एक्स है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। तो बताइए क्या होगा? अब ब्लंट एक्स, क्योंकि कुल्हाड़ी थी वो ब्लंट थी, धार वाली नहीं थी, तो धार की उसने, या उसकी जीभ है वो बहुत तेज है, या उसने अपने जो कार्य हैं यानी प्राइवेट इंटरेस्ट हैं अपने स्वयं के, यानी स्वार्थी बन गया, वो सेल्फिश काम कर रहा है, दूसरों की उसको परवाह नहीं है, या टेंडेंसी टू फाइट, या लड़ाई के लिए तैयार है। तो अपनी कुल्हाड़ी पे धार करने का मतलब ये हो गया अपना काम तो निकालना और दूसरों की कोई परवाह नहीं करना, यानी स्वार्थी बन जाना, सेल्फिश एंड होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सी, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, सिर्फ अपने कार्य को निकालना, दूसरों की कोई परवाह नहीं करना। एंड एक्स टू ग्राइंड, अपनी कुल्हाड़ी की धार कौन देगा? जिसे अपना काम निकलवाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। ही वॉज गिवन हॉब्सन चॉइस बाय द एम्प्लॉयर। एक्सेलेंट चॉइस, नो रियल चॉइस एट ऑल, चॉइस टू लिव और डाई, फर्स्ट चॉइस। हॉब्सन चॉइस, उसको जो काम करने वाला, जो उसका मालिक था करवाने वाला, उस मालिक ने एक चॉइस दी थी, वो हॉब्सन चॉइस थी। हॉब्सन चॉइस क्या होती है बताओ? एक बार एक व्यक्ति था, उसने कोई जुर्म किया, तो उसके पास में दो चॉइस रखी थी, या तो 100 अनियन या 100 प्याज खाओ, और नहीं खाओगे तो 100 कौड़े खाओ। तो उसने सोचा यार प्याज खा लेते हैं, क्योंकि प्याज इजीली खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने 17-18 प्याज खाए तो थोड़ा थोड़ा दुखी होना शुरू हो गया। वो 50 तक कैसे करके पहुंचा, उसके बाद वो बेहोश हो गया। प्याज तो उसने खाए, और दूसरे क्योंकि प्याज उसने पूरे नहीं खाए तो अब उसको कोड़े खाने थे, तो उसको डबल कार्य करना पड़ा, है ना, ठीक है ना। तो उसके पास वैसे अगर वो सही समझता तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, दोनों ही चॉइस क्या थी? डिफिकल्ट थी। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब वो चॉइस होती है जो चॉइस ही नहीं होती है, मतलब कोई चॉइस किसी को देना, ये भी करो वो भी करो, इधर कुआं वहां खाई, मतलब आगे कुआं है पीछे खाई है, एक में तो जाना पड़ेगा। तो क्या ये चॉइस है? क्या चॉइस ही नहीं है, मरना तो दोनों ही साइड में है। तो चॉइस क्या होती है? तो हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है कोई चॉइस नहीं होना, यानी नो रियल चॉइस एट ऑल। तो जिन्होंने इसमें बी किया है उनका सही है, बाकी ध्यान दें हॉब्सन चॉइस क्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अ वाइज पॉलिटिशियन इज वन हु कीप्स हिज फ्लैटर्स एट द आर्म्स लेंथ। फ्लैटर्स well looked after, in a good humor, quarreling among themselves, at a safe distance. At arm's length, अपने arm's length, ये आर्म है, अपनी लेंथ पे ऐसे रखता है। एक गुड पॉलिटिशियन वो होता है जो फ्लैटर्स होते हैं उनको अपने आर्म्स लेंथ पे रखता है। इसका मतलब होता है कि थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे रखता है, यानी थोड़ी दूरी बना के रखना होता है इसका। तो जिन्होंने इसमें डी किया है उनका बिल्कुल सही है। आर्म्स लेंथ का मतलब होता है थोड़ी दूरी बना के रखना, जहाँ तक आर्म, थोड़ी दूरी बना के रखने के सेंस में आ गया अ सेफ डिस्टेंस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। He didn't tell me directly, but reading between the lines, I think he is not happy with them. उसने मुझे सीधा तो नहीं बताया, लेकिन मैं ऐसे रीड बिटवीन द लाइन कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ में या उनके साथ में हैप्पी नहीं है। रीडिंग बिटवीन द लाइन ये हो गया, इसका मतलब बताओ रीडिंग बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है? ये इस इडियम का रीडिंग स्लोली एंड हॉल्टिंगली, रुक रुक कर रीड करना। अंडरस्टैंडिंग द सेंस रेदर देन एक्चुअल वर्ड्स, शब्दों पर ना जाके मीनिंग को समझना। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड नॉट द सेंस, मीनिंग को न समझ के मीनिंग को समझना, सेंस को नहीं समझना। रीडिंग सुपरफिशियली, ऊपरी सतह से पढ़ना। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, देखिए
पुराने समय में क्या होता था कि जब युद्ध होते थे तो जो मैसेजेस भेजे जाते थे ना वो साधारण भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन मैसेज कोड वर्ड में लिखे जाते थे, और जो डिकोडर्स होते थे वो उनको पढ़ते तो पता चलता कि इसमें एक्चुअल मैसेज क्या है। उनमें शब्दों की बनावट, जैसे शेरलॉक होम्स वगैरह आपने देखा होगा, वहाँ पे होता है। तो वो क्या करते, शब्दों को तोड़ तोड़ के फिर जोड़ते, फिर मीनिंग मैसेज दूसरा निकलता। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब ये होता है कि लाइंस ना पढ़ के उनके बीच का मीनिंग समझना, यानी शब्दों पर ना जाना, उसका भावार्थ समझना क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइन होता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सेंस, सेंस को समझना शब्दों की बजाय, शब्दों पे ना जाना, सेंस पे समझना क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइंस। जिन्होंने इसमें उत्तर किया है बी, उनका एब्सोल्युटली करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, मूव करते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। She is fair weather friend, a good friend, a friend who meets difficult calmly, one who deserts you in difficulty, a favorable friend. Fair weather friends क्या होता है? वो एक अच्छे दिन की साथी थी। जिस दिन मौसम बढ़िया था तब वो दोस्त बन गई, जैसे ही मौसम खराब हुआ तो वो दोस्त नहीं। तो मौसम बढ़िया था, मौसम खराब था, इसका मतलब ये हो गया। फेयर वेदर का मतलब हो गया जब आपके दिन सुहावने थे, जब आप बहुत बढ़िया थे, आपके पास पैसे थे, तब तो आपके फ्रेंड बन गई वो। और जैसे ही आपके दिन वेदर ख़राब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपके दिन खराब हुए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई तो वो चली गई। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, अच्छे दिन का साथी। अच्छे दिन मतलब जब आप प्रोस्पेरस हो तब। अ गुड फ्रेंड कैसे होगा? गुड फ्रेंड तो अच्छे दिनों में बुरे दिनों में दोनों में रहता है। अ फ्रेंड हु मीट्स डिफिकल्ट कामली, एक मित्र ऐसा जो शांति से मुसीबतों का सामना, अरे तो शांति से, वो तो फेयर वेदर फ्रेंड है ना। अ फेवरेबल पर्सन एक ऐसा जो फेवर रखा अपना, नहीं। वन हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टी, अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब अच्छे दिन का साथी, यानी कि वो व्यक्ति होता है जैसे ही आपके ऊपर परेशानी पड़ती है वो डेजर्ट कर देता है। डेजर्ट का मतलब छोड़ के चले जाना। एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे ही परेशानियां आपको आती है आपको बीच में छोड़ के चला जाता है, उसे बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। सुहावने दिनों के साथी, तो मुसीबत आते हैं वो क्या कर देता है, छोड़ के चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 था, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। 15 की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक अ फिनिक्स ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। रोज लाइक अ फिनिक्स, फिनिक्स क्या, पहले तो ये समझना है ना। विद अ न्यू लाइफ, विद अ स्टार्ट, विद रॉयल गेट, विद वेंजेंस, तो क्या हुआ? फिनिक्स क्या होता है? फिनिक्स, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, फिनिक्स है। फिनिक्स एक इमेजिनरी बर्ड है, आपने हैरी पॉटर में भी देखा होगा। एक ऐसी बर्ड है जो जैसे ही अंडे से निकलती है ना तो वो उड़ना शुरू करती है, और जैसे उड़ती है उसके पंखों में क्या होती है, आग निकलती है, लपटें निकलती है, आग निकलती रहती है। वो कभी भी नहीं बैठती है जनरली, और जिस दिन वो बूढ़ी होती है, बैठती है, तो वो अपने ही आग से जल जाती है, और जल के वो धुआं बन जाती है और राख बन जाती है। और राख जैसे ही बनती है उस राख में से एक अंडा निकलता है, और अंडा फिर फूट के वो वापस फिनिक्स। यानी कहने का मतलब फिनिक्स को किसी दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है बच्चे पैदा करने के लिए। वो खुद ही क्या होती है, खुद के ऐसे से बूढ़ी होकर मरती है और वापस उससे अंडा निकलता है, फिर नया फिनिक्स बन जाता है। तो राइज लाइक फिनिक्स, तो जैसे ही वो अंडा फूटता है तो वो राइज उठती है और सीधी आसमान पे जाती है, वो बैठती नहीं है वापस नीचे। तो इंडिया में भी क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर है, फिनिक्स की तरह राइज हुआ। फिनिक्स की तरह राइज होने का मतलब है एक नई लाइफ उसमें आई, क्योंकि जैसे अंडा फूटता है तो नई लाइफ का ही संकेत है वो। तो राइज लाइक फिनिक्स का मतलब है एक नई स्टार्ट करना। तो ऐसे नहीं है कि वो जैसे वो राख होती है उसमें से वो निकलता है ना तो वो राइज करता है, तो वो सिंबल किसका है, लाइफ का है। तो नई लाइफ की शुरुआत करने का मतलब होता है राइज लाइक अ फिनिक्स। तो जिन्होंने इसमें ए किया उनका सही है, ध्यान दीजिएगा। 16वां जो आपका इडियम है वो है इट इज बेटर टू ट्राई फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। वाटर्स गो फॉर फिशिंग एंड कॉज ट्रबल, फिश इन हॉट वेदर, कैच फिश इन डिस्टर्ब वाटर्स, मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। ये रहा। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, वाटर्स का मतलब होता है ओशन, और ट्रबल्ड का मतलब होता है कि जब वहां पे तूफान आता है उसे ट्रबल्ड वाटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए तूफान जब आता है ना तो पूरा ओशन होता है, उसमें जो मछलियां होती हैं उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है,
ठीक है ना। तो वो इधर उधर इधर उधर झुंड में होकर घूमती है। और फिशरमैन क्या करते हैं, उस समय फिशिंग करने जाते हैं। टू फिश का मतलब होता है फिशिंग करना। तो वो फिशिंग करने जाते हैं उस समय, उनको पता है कि सारी मछलियां हैं वो इधर उधर घूमती रहती है, उनको पता नहीं होता क्या करना, उसी समय वो जाल डाल देते हैं और वो मछलियां क्या होती है, सारी की सारी उस जाल में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मछलियां तो आप अपनी जान बचा रही थी और आपने उसका वेदर का फ़ायदा उठा के, तूफान का फ़ायदा उठा के आपने उसको पकड़ लिया। तो ये हो गया उत्तर इसका डी, मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। उनकी डिस्टर्बेंस थी और आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया। तो इसका मतलब टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब हो गया कि आप उस समय फिशिंग करने जा रहे हो जब तूफान आ रहा है, तूफान में मछलियां परेशान होती है, इधर उधर साथ में घूमती है, उनको पता नहीं होता क्या नहीं करना, और उसमें आपने प्रॉफिट कमा लिया। उनका तो परेशानी और आपका फायदा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, आई विल गेट द वर्क फिनिश्ड दिस वीक बाय हुक और बाय क्रुक। मैं कैसे ही करके इस काम को पूरा करूंगा, एनी हाउ, इमीडिएटली, सब्सिक्वेंटली, इवेंचुअली, बाय हुक और बाय क्रुक। क्रुक, हुक का मतलब होता है सही रास्ता और क्रुक का मतलब होता है गलत रास्ता। चाहे रास्ता सही हो चाहे रास्ता गलत हो, मैं इस कार्य को पूरा करके रहूंगा। तो इवेंचुअली, सब्सिक्वेंटली, इमीडिएटली और एनी हाउ में क्या होगा, कैसे ही करके। वैसे मैंने बोल भी था इसका आंसर, क्योंकि ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ए। चाहे सही रास्ता हो, जब सही सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम बनना चाहिए, सॉरी। तो उत्तर हो जाएगा ए। ऐसे याद हो जाते हैं समटाइम्स, अपने आप ही उत्तर निकलते हैं। हैविंग बॉट द हाउस दे डिसाइडेड टू गो द होल हॉग टू बाय ऑल द फर्नीचर नीडेड। उन्होंने घर तो खरीद ही लिया, फिर उन्होंने डिसाइड किया गो द होल हॉग एंड बाय ऑल द फर्नीचर, और फिर उन्होंने घर के साथ साथ पूरा फर्नीचर भी खरीदना। उन्होंने ये सोच लिया, गो द होल हॉग का मतलब क्या होगा, टू लिव देयर, वहां रुकना, टू डू इट कंप्लीट नहीं, उसे पूरा करना, टू गो ऑल द वे, पूरा तरीके से वहां जाना, टू गो इन द फॉग, फॉग में चले जाना। तो बताओ गो द होल हॉग क्या होता है, हॉग क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि जैसे जंगली जो सुअर होता है उसे हॉग बोलते हैं। अब होल हॉग का मतलब क्या हुआ, वो जनरली खाने के काम में आता है, बहुत सारे लोग उसको खाते हैं, ठीक है ना। अब उसके नाखून, नाखून से आपने कोई कार्य कर लिया, कुछ बना लिया, उसके खुरों का इस्तेमाल कर लिया, उसके बालों का इस्तेमाल कर लिया, उसके दांतों का इस्तेमाल कर लिया, उसके मीट का इस्तेमाल कर लिया, उसकी चमड़ी का इस्तेमाल कर लिया, उसे बोलते हैं गो फॉर द होल हॉग। यानी आपने उस हॉग को सिर्फ खाने का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने कंप्लीटली उसके सभी चीज़ों का, सभी अंगों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो चमड़ी हो, चाहे वो उसके बाल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। गो फॉर द होल हॉग का मतलब हो गया कि उस हॉग को आपने कंप्लीटली इस्तेमाल किया। जनरली कोई भी जानवर आप खाते हो जो मांसाहारी होते हैं तो वो उसके मीट को ही खाते हैं, बाकी चीज़ें फेंक देते हैं। लेकिन गो फॉर द होल हॉग का मतलब है पूरे हॉग को आपने अच्छी तरीके से कंप्लीटली क्या कर लिया है, इस्तेमाल किया है, उसे बोलते हैं गो फॉर होल हॉग। चाहे उसके नाखून हो, उसकी चमड़ी हो, कुछ भी। तो उन्होंने घर तो पूरा खरीद लिया, अब वो क्या कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए, गो फॉर द होल हॉग मतलब कंप्लीट करने के लिए वो पूरा फर्नीचर भी खरीद लें। तो उत्तर हो जाएगा टू डू इट कंप्लीटली, पूर्ण करने के लिए। गो फॉर द होल हॉग का मतलब कंप्लीटली होता है, या कंप्लीट इस्तेमाल करने के सेंस में होता है, क्योंकि हॉग को खाने के लिए नहीं है, पूरा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो होल हॉग उस सेंस में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर द गिफ्ट ऑफ गैब। उसको हमेशा ही प्रेज मिलती है उसके गिफ्ट ऑफ गैब के लिए। बीइंग लकी, लकी होना, गेटिंग समथिंग फ्री, कुछ चीजें उसको फ्री मिलती है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग का टैलेंट होने के लिए, या ग्रेट स्किल, बताइए। गैब का मतलब जिसको पता है ना वो कर लिया। गैब का मतलब होता है ऑरेटर, यानी बोलने की कला जिसके अंदर होती है, और गिफ्ट ऑफ गैब यानी भगवान ने उसको बोलने की कला का गिफ्ट दिया है। तो ये हो गया उत्तर आपका। वो हमेशा ही उसको प्रेज की जाती है उसके बोलने की कला के लिए। तो उत्तर हो जाएगा टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। तो अगर आप गैब का मतलब समझते हो ना, ऑरेटर को बोलते हैं, यानी कि बोलने की स्किल को बोलते हैं, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसमें उत्तर होगा आपका सी। ध्यान दीजिए, ये बहुत इडियम्स अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे देखिएगा।
फास्ट ब्लोइंग इज द अकिलीज हील ऑफ इंडियन क्रिकेट। फास्ट बॉलिंग है वो वाकई में अकिलीज हील रही है इंडियन क्रिकेट में। मेजर फैक्टर, सेटिस्फैक्टरी एलिमेंट, वीक पॉइंट, कॉज ऑफ फेलियर। क्या वो मेजर फैक्टर रही है या सेटिस्फैक्टरी संतुष्टि का एलिमेंट रही है, वीक पॉइंट रही है, या उसके कारण हमेशा हमें हार का सामना या फेल होना पड़ा है? बताइए क्या होगा। अकिलीज क्या था? अकिलीज वॉज अ डेमी गॉड। मैंने बताया हरकिलीज था, वैसे ही अकिलीज भी था एक डेमी गॉड, जिसकी मदर क्या थी? ह्यूमन बीइंग, और फादर ज्यूस थे। ज्यूस जो कि गॉड थे, तो उनकी संतान थी अकिलीज। अकिलीज वॉज अ वॉरियर, जबरदस्त वॉरियर था। ट्रॉय मूवी देखिए पता चलेगा आपको। तो उसने जब एक युद्ध में जब वो गया था, ट्रॉय के युद्ध में, तो उसको एक वरदान था, उसकी मदर को मिला था कि इसको स्ट्रिंग नाम की नदी में आप डुबकी लगा दो, तो जो जो पार्ट उस नदी में जाएगा वहाँ पर वो इनवल्नरेबल होगा, मतलब अभेद्य, वहाँ पर उसको कोई नहीं मार सकता। तो उसकी माँ ने उसके पंजों से, पैरों से पकड़ के उसको डुबकी लगवाई जब वो छोटा था, निकाला। तो आपको पता चला ना कि पंजे हाथ में रह गए थे, तो वीकेस्ट पॉइंट रह गया था वो, बाकी सारी बॉडी क्या हो गई थी? एकदम जबरदस्त। तो युद्ध में क्या हुआ, जब वो युद्ध लड़ने के लिए गया तो उसके बहुत सारे तीर लगे, उसने ऐसे निकाल दिए, क्या है कुछ तो फील ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ 2 तीर थे, वो कहाँ लगे? उसकी एड़ी में लगे, क्योंकि उसको उल्टा करके डुबाया तो वो एड़ी बच गई थी उस पानी में डुबकी से। वो वीकेस्ट पॉइंट था और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अकिलीज मरता नहीं, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो इसका मतलब पूरी बॉडी स्ट्रांग थी और उसका वीक पॉइंट कौन सा था? पैर। तो अकिलीज हील आता है किसके लिए? वीक पॉइंट के लिए। तो फास्ट बॉलिंग इंडिया की हमेशा से क्या रही है? उसका वीक पॉइंट रही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पूरी कहानी मैंने जो वीडियोज़ अपने ईडियम्स के चल रहे हैं उसमें देखिएगा, बड़ा मज़ा आ रहा है। ईडियम्स को मैंने बहुत अलग तरीके से समझाया है, आप लोग देखिए और उसको शेयर जरूर कीजिए। देखिए वोकैब है वो सेक्शन होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है पढ़ाना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी अगर कोशिश बढ़िया लग रही है तो आप स्प्रेड जरूर कीजिएगा। सलमा कैन नेवर बी इजीली फूल्ड बाय कॉक एंड बुल स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, अनबिलीवेबल स्टोरीज, स्टोरीज डीलिंग विद फाइट, स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। तो बताइए बाय कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है? कॉक एंड बुल स्टोरी, बाई नहीं है, कॉक एंड बुल। सलमा कभी भी फूल नहीं होती कॉक एंड बुल स्टोरी से। तो क्या होगा इसमें आंसर? तो मैं आपको बताता हूँ। कॉक एंड बुल ये 2 इंग्लैंड के क्या थे? कैफेटेरिया कह सकते हैं या पब थे। तो वहाँ पे जो लोग थे दोनों ही एक दूसरे के क्या थे भाई? दोनों ही पब है पास पास में, तो दोनों एक दूसरे के राइवल थे, प्रतिद्वंदी थे। तो दोनों अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे पब में आके वो शराब पिए, इसलिए क्या करते? वो गप्पे मारते। अरे मैं वहाँ पे गया ऐसे, मतलब लोगों को उस समय मीडियम क्या था? आजकल तो टीवी ये सब है, सारी चीज़ें मोबाइल वगैरह, उस समय तो यही थे, गप लगाना या बहुत सारे किस्से कहानियाँ। तो ऐसी हवा में इतनी सारी वो गप्पे लगाते थे, तो लोग क्या करते? जो जितनी गप मारता उसी में चले जाते। तो दोनों ही क्या थे? ऐसे कहानियाँ बनाते जो क्या थी? फैब्रिकेटेड थी या गलत कहानियाँ थी, ठीक है ना। तो गलत कहानियों के लिए या कह सकते हैं बनी हुई कहानियों के लिए वो विख्यात थे। तो कॉक एंड बुल स्टोरी वहाँ से बना हुआ, ऐसी स्टोरी जो वाकई में क्या होती है? बनाई हुई रहती है, जिन पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए 21 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, अनबिलीवेबल स्टोरी, जिस पे क्या नहीं किया जा सकता? विश्वास। क्वेश्चन नंबर 23, आप 22 आपकी स्क्रीन पे है। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज dividends in every organization: fair and fall, continuous vigilance, democratic, reward and punishment। आपने जल्दी से इसका उत्तर देना है। अभी 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को करने के बाद में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि क्या रहा, और ये भी कि क्या इंटरेस्टिंग लगा ये सेशन। कैरेट एंड स्टिक ये है। देखिए जो गधा, आपने कहानी सुनी होगी कि गधे के ऊपर एक कैरेट रखी, तो कैरेट रखने से गधा चलने लग गया। उसको लगा कि हाँ ठीक है भाई, स्टिक के बांध के रखी थी कि हाँ ये मुझे मिलेगी मिलेगी, और इस तरह वो चलना शुरू किया। पहले उसको स्टिक मारी, स्टिक मारने का मतलब हो गया उसको पनिशमेंट मिल रही है, और कैरेट उसको दिखाई, इसका मतलब ये रिवॉर्ड है। तो कैरेट और स्टिक दोनों ही क्या होते हैं? रिवॉर्ड और पनिशमेंट होता है। तो उत्तर हो जाएगा डी। कैरेट किसका सिंबल है? रिवॉर्ड का, और पनिशमेंट का स्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। His friends beat the boy to pay off all scores, to refund all dues, to take revenge, to force him to be scorer in match because he had not scored well earlier। तो बताना है आपको
उसके दोस्त ने उसको इसलिए मारा था, उस लड़के को, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। पे ऑफ का मतलब होता है चुकाना, ओल्ड स्कोर का मतलब पुराना हिसाब। पुराना हिसाब चुकता करने के सेंस में क्या गया, मतलब पहले उन दोनों की लड़ाई हुई थी तो रिवेंज उसने लिया था, तो इसमें हो जाएगा उत्तर टू टेक रिवेंज, यानी कि उसने रिवेंज लिया था। तो जिन्होंने बी किया उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या कह रहा है। द केनियन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। डार्क हॉर्स, a strong intruder, a skilled team, the most powerful and unexpected winner। बताइए क्या होगा। केनिया की जो टीम थी वो डार्क हॉर्स थी। डार्क हॉर्स किसे कहते हैं पहले ये समझिएगा। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिस वो दिखने में एकदम शांत होता है, ऐसे लगता है कि या फाइटर है, जैसे दो फाइट हो रही है तो एक व्यक्ति एकदम शांत लग रहा है, ये फाइट नहीं कर सकता उसके साथ, लेकिन जैसे ही वो फाइट करता है उसको मतलब 1 मिनट में ही हरा देता है। तो इसका मतलब वो डार्क हॉर्स था। सब लोगों को ये लग रहा था ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे उसने फाइट शुरू की तो पता चला इसकी पोटेंशियल क्या है, तो उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स, जिसने अपनी एबिलिटी को छुपा रखा था, यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर। ऐसे विनर जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जिन पर लग रहा था कि ये जीत ही नहीं सकता और वो व्यक्ति अपनी स्किल से चौंका देता है, तो उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स या अनएक्सपेक्टेड विनर। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 25। She bought her new house for a song very cheaply on a loan at a loss very easily। ये मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। कोई छोटा बच्चा होता है, वो जाता है एक शॉप पे और खाने के लिए कहता है कि भाई फॉर अ सॉन्ग, इसमें इडियम है ना, तो वो पूछता है कि अंकल ये दे दो, तो वो बोलता है इसके 4 रुपये लगेंगे, तो बोल रहा है 4 रुपये तो नहीं है, तो फिर वो कहता है कि चलो 2 रुपये दे दो बेटा, कोई बात नहीं, ये 2 रुपये भी नहीं है, 1 रुपये दे दो, वो भी नहीं है, तो फिर कैसे लोगे, पैसे नहीं है तब। तो उसने कहा मुझे गाना आता है, चलो ठीक है गाना गाओ, गाना सुनाओ बढ़िया और ले जाओ। मतलब 4 रुपये एग्जैक्ट प्राइस थे, वो नहीं, मतलब इतना चीप, उसको एक गाने में मिल गया। तो कोई चीज़ है वो बहुत चीप में मिल जाती है आपको, उसे बोलते हैं फॉर अ सॉन्ग, यानी बहुत चीप, वेरी चीपली। तो उसको गाने के साथ ही 4 रुपये का बिस्किट का पैकेट या कुछ भी मिल गया था, उस हिसाब से हो गया वेरी चीप। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।